प्लास्टिक का ज़्यादा इस्तेमाल सिर्फ इंसान नहीं बल्कि पशु और जलीय जीवों के लिए भी खतरे की घंटी है। देश भर के नदी तालाबों में प्लास्टिक के माइक्रो के कण मिल रहे हैं, जिसका सेवन मछलियां कर रही हैं, जिस वजह से बड़ी संख्या में मछलियों की मौत भी हो रही है। इस बारे में विस्तार से बता रहे हैं मत्स्य पालन महाविद्यालय किशनगंज के सहायक भारतेंदु विमल। हम समझने की कोशिश करेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स क्या होते हैं। सबसे पहले तो ये जानने की आवश्यकता है प्लास्टिक्स के ऐसे छोटे छोटे कण जिनका आकार 5 मिलीमीटर से छोटा हो, उन्हें हम माइक्रो प्लास्टिक्स बोलते हैं। आज की आधुनिकता के दौर में जिस तरीके से हम प्लास्टिक्स का यूज दैनंदिन अपने कार्यों में बढ़ाते जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से या कहीं ना कहीं आने वाले छिपे हुए खतरों को भी हमारे साथ ला रहा है। माइक्रो प्लास्टिक्स के जन्य कारणों में दो तरह के प्रमुख स्रोत हैं। एक है प्राइमरी सोर्स, जिन्हें हम प्राथमिक स्रोत भी बोलते हैं, और दूसरा है सेकेंडरी सोर्स, जिन्हें हम द्वितीयक स्रोत भी कहते हैं। प्राथमिक स्रोत की गिनती में हम ऐसे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के माइक्रोबिट्स और कैप्सूल्स के और इत्यादि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे कण होते हैं जो हमारे जल में आकर के घुल मिल जाते हैं। दूसरे स्रोत होते हैं प्लास्टिक्स के ऐसे बड़े बड़े कण जो कि समय के साथ क्षय होने के साथ साथ वो धीरे धीरे हमारे खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स के जलीय जीवों पे बहुत तेरे प्रभाव होते हैं। इनमें से कुछ एक प्रभाव इस तरीके से हैं, जैसे माइक्रोप्लास्टिक जब एक खाद्य श्रृंखला में या पानी के माध्यम से जलीय जीवों में जाते हैं, तो ये खाद्य श्रृंखला के माध्यम से जब यह मछलियों में पहुंचते हैं तो इनपे या तो इनके विकास पे, इनके प्रजनन पे ये बुरा असर कर सकते हैं। दूसरा, या इनके जितने भी हार्मोन रेगुलेशनल प्रोसेस हैं उनको बाधित कर सकते हैं। तीसरा, खाद्य श्रृंखला के माध्यम से यह मानवों तक पहुंच सकते हैं, जिसके फलस्वरूप बहुत सारी बीमारियों का प्रादुर्भाव देखा जा सकता है। रासायनिक प्रदूषण और विषाक्तता यह भी उन प्रभावों में से एक है जहां पर माइक्रोप्लास्टिक्स के थ्रू बहुत सारे उनके जो केमिकल सेकेंडरी केमिकल्स होते हैं वो जल में घुलनशील होते हैं, और यह कैंसर कारक तत्वों को भी बढ़ावा दे सकता है, न्यूरो एंडोक्राइनल सिस्टम्स को बैडली इंपैक्ट कर सकता है। इनका खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव जब हम समझने की कोशिश करें, यह किसी जीव में जब धीरे धीरे एकत्रित होता है या धीरे धीरे एकत्रित होते हुए बायो एक्यूमुलेट होते हुए यह खाद्य श्रृंखला के साथ बायो मैग्नीफाई भी हो सकता है, जिनका बहुत बुरा प्रभाव आने वाले समय में बच्चों की मानसिकता, उनके शारीरिक विकास में बाधा के रूप में देखी जा सकती है। भोजन के माध्यम से लगभग 90% माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे शरीर में पहुंचने के बाद मल के द्वारा निष्कासित किए जाते हैं, लेकिन 10% प्लास्टिक्स जब ये हमारे शरीर के अंदर पहुंचते हैं तो 150 माइक्रोन के जो प्लास्टिक्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा के थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम्स में प्रवेश करते हैं। फिर इन लिम्फेटिक सिस्टम से प्रवेश करते हुए ये पोर्टल वेन के थ्रू हमारे रक्त प्रवाह में संचलित होकर के यह हमारे कोशिकाओं तक पहुंचते हैं, जहां पर यह सेल साइकिल और उनके रेगुलेशन को प्रभावित कर सकता है। इनकी प्रभाव की वजह से यह धीरे धीरे भ्रूण और भ्रूण तक भी पहुंच सकते हैं, जिनके कारण हमारे आने वाले संतानों में विकृतियां हो सकती हैं, उनमें बहुत सारे हार्मोनल का असंतुलन हो सकता है और बहुत सारे विकारों का एक अवयव भी हो सकता है। जब हम बात करें माइक्रोप्लास्टिक्स के नियंत्रण के उपाय की, तो अभी बहुत सारी चीजें करने की आवश्यकता है माइक्रोप्लास्टिक्स के प्रदूषण को रोकने के लिए। और सबसे पहले कि प्लास्टिक के उपयोग में कमी लाना एक सबसे महत्वपूर्ण उपाय और हो सकता है, जहां पर हम अपने दैनंदिन कार्यों में अपने रोजाना प्लास्टिक्स के इस्तेमाल को कम करके प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। दूसरी, सरकार द्वारा पॉलिसी और कुछ ऐसे रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की जरूरत है जहां पर इन प्लास्टिक तत्वों का सही तरीके से यूज किया जा सके, और जब उनको डिस्पोजल जब हमारे आम लोगों के द्वारा जब प्लास्टिक यूज की जाती है तो उन्हें सही तरीके से डिस्पोजल किया जाना भी एक प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसके तहत इस प्लास्टिक्स का पॉल्यूशन हमारे जो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में है वो कम से कम हो सके।
तीसरी चीज है शोध और विकास की। क्या हम इन माइक्रोप्लास्टिक्स में कुछ ऐसे अवयव का यूज कर सकते हैं जो इन्हें डिग्रेड करने में आसान बना सके और हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं इनके दुष्प्रभाव से वो बचाई जा सके। माइक्रोप्लास्टिक्स का जलीय जीवों पर प्रभाव अत्यंत गंभीर है और यह न केवल उनके स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य के लिए एक संभावित खतरा पैदा करता है, बल्कि इससे निपटने के लिए हमें एक सशक्त भूमिका निभानी होगी ताकि हम अपने स्वास्थ्य को, अपने जलीय जीव को, अपने पर्यावरण की सुरक्षा इन उभरते हुए संकटों से कर सकें। उसके साथ ही हम अपने आने वाली पीढ़ियों को भी सुरक्षित कर सकें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।